तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था, फिलहाल यहाँ पर लेवल 4 पर 5 लोग पहुंचते हैं और जो भी 6 या उससे ज्यादा लैंप जलाएगा वो लेवल 5 पर जा सकता है। इस दौरान जूकुन बाहर हो जाता है और बाकी 6 लैंप जला लेते हैं। वही अपना जो मूलचंद रहता है उसने तो 9 लैंप जला दिए थे। अब आगे इधर वो जोंगटेंग का अटैक जैसे मूचन को टच करने वाला था, मूचन अपनी आंखें खोल लेता है और इसकी उस तलवार को अपने नॉर्मल हाथों से ही पकड़ लेता है। और ये तलवार कोई नॉर्मल तलवार नहीं थी, बल्कि ये डिवाइन वेपन था। इवन अगर एक सॉवरिन 7 स्टार का भी बंदा केयरलेस हो तो इसकी बॉडी को भेद के आर पार निकल सकता था। जोंगटेंग को भी समझ में आता किसने गलती कर दी। मूचन का फिजिकल पावर इतना बढ़ चुका था कि तलवार को हाथ में पकड़ ले रहा है। जोंगटेंग फिलहाल उस तलवार को मूचन के चंगुल से आजाद कराने को देखता है। जैसे ही अपना ऑरा को मूव करता है वो तलवार छटपटाने तो लगता है, पर मूचन उसे छोड़ता नहीं है, क्योंकि मूचन के बॉडी में जो ड्रैगन फिनिक्स पावर था वो इस तलवार के अंदर मौजूद स्पिरिट को भी सप्रेस कर देता है और इसके अंदर गोल्डन विंग रॉक का ऑरा था। इधर मूचन हंसते हुए कहता है ये तलवार कोई बुरा चीज नहीं है, इसे मैं रख लेता हूँ। जोंगटेंग इसका तो पूरा चेहरा ही उतर चुका था। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये बंदे ये क्या चीज है, कि ये सच में इंसान है। एक तरफ से मोफेंग और दूसरी तरफ से मूचन दोनों इसकी तरफ बढ़ते हैं। इसकी पूरी फट गई थी। ये तुरंत ही कहता है अरे भाइयों अभी हमें 5th लेवल पर भी जाना है। मूचन हंस के कहता है हम तो जाएंगे, पर मैं फिलहाल तुम्हें टावर से बाहर तो निकाल दूं। जोंगटेंग समझ जाता है। ये कहता है भाई तुम्हें चाहिए क्या? मूचन कहता है ज्यादा कुछ तो नहीं, बस 30 लाख सॉवरिन लिक्विड दे दो। जोंग कहता है यार तुम तो पूरा लूट लोगे। मूलचंद कहता है बदले में फिर टावर से निकल जाओ। जोंगटेंग बताता है कि मेरे पास बस 10 लाख सॉवरिन लिक्विड है और ये मूचन को उसे दे देता है। इस सॉवरिन लिक्विड को मूचन 2 भागों में बांटता है और आधा मोफेंग को दे देता है और इसे थैंक्स भी बोलता है, क्योंकि इस दौरान अगर जोंगटेंग को मोफेंग ने सप्रेस नहीं किया होता तो मूचन का कल्टीवेशन बीच में ही रोकना पड़ता। मोफेंग भी पूछता है क्या तुम इसे ऐसे छोड़ दोगे? मूचन इसको बताता है फिलहाल तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर ये बाहर हुआ तो बाहर जाकर ये 9 निदर और मोलिन को परेशान करेगा, तो अभी कोई जरूरत नहीं है। उधर जोंगटेंग को समझ में तो आ जाता है, पर अब ये करे तो करे क्या, और ये चिल्लाता है कि मूचन सही नहीं कर रहे हो। मूचन भी हंसता है कि तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आया, और फिलहाल मूचन का ध्यान हानशान की तरफ जाता है। इससे भी ये थैंक्स बोलता है। बात ऐसी थी कि हानशान भी चाहता तो इस बैटल में वो शामिल हो सकता था मूचन के एंटी में, पर उसने वैसा किया नहीं था। अब इधर फाइनली ब्लैक मोन्यूमेंट के आगे एक दरवाजा दिखता है। ये आखिरी रास्ता था जहां से आप बॉडी रिफाइनिंग टावर के 5th लेवल पर पहुंचोगे। मोफेंग बता रहा था कि ये जो टनल जा रहा है यहाँ पर डेजोलेशन फोर्स होता है और बहुत कम ही लोग 5th लेवल तक पहुंच पाते हैं, और यहाँ का टेस्ट थोड़ा अलग है और वो बदलते रहता है सिचुएशन के हिसाब से। चारों इधर उस टनल की तरफ बढ़ जाते हैं। जोंगटेंग मन ही मन हंस रहा था कि ठीक है, देखते कि आखिरी हंसी कौन हंसता है। बाहर में खड़ी मोलिंग अब थोड़ी व्याकुल थी और पूछती है कि बड़ी सिस्टर क्या ब्रदर मूचन और बड़े भाई 5th फ्लोर के टेस्ट को पास कर पाएंगे? 9 निदर भी कहती है यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वहाँ का टेस्ट बदलते रहता है और कभी कभी वहाँ पर कोई एक सेक्रेट आर्टिफैक्ट है जो अपने आप अटैक कर देता है। अब वो रियल है कि क्या है किसी को नहीं पता। 5th लेवल की डिफिकल्टी इनसेन लेवल की थी। अब एक जगह पर मूचन वगैरह पहुंच जाते जो कि एंशिएंट बैटलफील्ड के समान दिख रहा था और खून की खुशबू साफ साफ फील की जा सकती थी। ये था बॉडी रिफाइनिंग टावर का 5th लेवल। अभी आसपास का नजारा ले ही रहे थे तभी ये पूरा बैटलफील्ड हिलने लगता है और आसपास में जो खून वगैरह थे वो अपने आप कंडेंस होने लगते हैं और एक यहाँ पर डार्क रेड फिगर प्रकट होते हैं। चारों ने कितने बैटल लड़े होंगे, बस सामने वाला बंदा इन्हें गजब ही दिखता है, खून में पूरा लथपथ, मानो कितने वॉर इसने जीता हो। शरीर ही ब्लड की बनी हुई थी और आंखों में बिल्कुल भी इमोशन था ही नहीं। अब ये डार्क रेड फिगर फाइनली अपना मुंह खोलते और बोलते हैं कि मेरा नाम लॉर्ड ग्लैडिएटर है। मूचन को तो नहीं पता था, पर बाकी तीनों इस बात को जानते थे कि लॉर्ड ग्लैडिएटर कौन है। वो फैक्ट अब मूचन को बताता है कि प्रीमोडियल टाइम में लॉर्ड ग्लैडिएटर नाम के एक योद्धा हुआ करते थे। टैलेंट उनका नॉर्मल था, पर उन्होंने कई वॉर लड़े थे और ब्लडी एक्सपीरियंस था बैटल में उनका। वैसे तो इनका पावर लेवल अर्थली सॉवरिन के कंप्लीट लेवल पर था, पर ये हेवनली सॉवरिन को भी चुनौती दे दिया करते थे। और जब एविल क्लैन इस दुनिया पर अटैक किया तो लॉर्ड ग्लैडिएटर ने अपने अर्थली सॉवरिन के लेवल से सामने के अपोनेंट के हेवनली सॉवरिन को भी मार दिया था। हालांकि इस दौरान वो खुद भी मारे गए थे। मूचन तो समझ रहा था कि भाई आप सॉवरिन 5 स्टार में और सॉवरिन 6 स्टार में इतना अंतर हो जाता, तो अर्थली सॉवरिन और हेवनली सॉवरिन इसमें तो जमीन आसमान का अंतर होता है। और इतने सालों बाद इनकी ऑरा कितनी मैजेस्टिक है। ये लोग अभी बात कर ही रहे थे तभी ग्लैडिएटर बोलते हैं कि मेरा एक फिस्ट अटैक झेल और तुम लोग ये टेस्ट पास कर जाओगे। सभी के होश उड़ जाते कि जो बंदा हेवनली सॉवरिन को चपाटे मार सकता है हम क्या करेंगे उसके सामने। हालांकि बस ये उनका एक प्रोजेक्शन था, यानी छाया मात्र था।
फिर भी ये काफी होगा। और लॉर्ड ग्लैडिएटर इसमें बस अपना नॉर्मल फिस्ट अटैक यूज नहीं करने वाले थे, बल्कि अपना सुपर पावर भी। इन्होंने अपना सुपर पावर खुद बनाया था, जिसे इन्होंने नाम दिया था सेल्फ सैक्रिफाइसिंग डेमोनिक फिस्ट। और ये बोलते हैं जो भी टेस्ट पास कर जाए उससे मैं इसका फर्स्ट स्टेप तो पक्का सिखाऊंगा। सुपर पावर की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, इवन अर्थली सॉवरेन के पास भी ऐसे पावर रेयर सी होते हैं। मूचेन की भी चाहत इस पावर को पाने की बढ़ जाती है। और गाइस मैं एक चीज और सोच रहा था, दूसरे वाले चैनल पर मैं अगर आप कमेंट में लिखोगे इधर तो द ग्रेट रूलर के पावर लेवल को एक्सप्लेन कर दूंगा, वेपन से लेके एरे वगैरह हर एक चीज को, पर आपको यहाँ पर कमेंट करना पड़ेगा, तभी करूंगा मैं ऐसा। आगे बढ़ते हैं। अब इधर ये चारों अपने को तैयार करते और वहीं ग्लैडिएटर एक फिस्ट अटैक इनकी तरफ बढ़ा देते। जैसे ये फिस्ट अटैक मारते पूरा एयर भी जो था वो बैंड होने लगता है, यानी इनके फिस्ट के प्रेशर से हवा में भी हरकतों को फील किया जा सकता था। और एक भयंकर लेवल का प्रेशर इन चारों की तरफ पड़ता है और ये कितना भी कोशिश करते अपने आप इस प्रेशर के सामने इनकी बॉडी झुकने लगती है। अब इन्हें समझ में आता कि इस अटैक को झेलना कितना मुश्किल है, तो सुपर पावर तो मिलने से रहा। अब इस प्रेशर को झेलने के लिए हान सान अपनी गैंडे वाली बॉडी में बदल जाता है और बदले में भी ये एक फिश अटैक मारता है। जोंगटेंग भी सेम ये हेवनली रॉक बर्ड में बदल चुका था। और वही मू फेंग ये अपने स्कारलेट रेड फ्लेम्स को यूज कर रहा था, सीधा कहे तो फिनिक्स फ्लेम को। और इस बार इसे अपने फिनिक्स फॉर्म में आना पड़ा, नहीं तो ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसकी बॉडी फिनिक्स की थी। तो जो भी देखेगा वो तो समझ ही जाएगा कि ये नीदर बर्ड क्लैन का नहीं है बल्कि फिनिक्स क्लैन का है। पर अब ये कर भी क्या सकता था। और वही मूचेन ये अपने ड्रैगन फिनिक्स बॉडी को मैक्सिमम तक पुश करता है। चारों अपने एक्का को बाहर निकाल चुके थे, यानी ट्रम्प कार्ड को, पर फिर भी ये प्रेशर इतना था कि इनकी डिवाइन बॉडी भी झेल नहीं पा रही थी। सभी को लग रहा था इनकी बॉडी की हड्डियां अब उसमें क्रैक की आवाज आ रही है। बाहर के भी लोग जो उस बैटल को देख रहे थे उन्हें समझ में आता है कि ये टेस्ट कितना ज्यादा कठिन है। सर्वाइव कर पाना भी शायद मुश्किल था। मूलिंग का तो चेहरा ही पूरी तरह से उतर जाता है। हालांकि चारों में मूचेन थोड़ा सा अच्छा था। गाइस इस वीडियो में भी लाइक का टारगेट 500 रहेगा, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है, यानी अलग अलग जगह पे ये जल्दी वायरल होता, तो 500 लाइक तो कर ही देना। इधर चारों ये अपना बेस्ट दे रहे थे, पर कुछ भी कर ले प्रेशर को झेलना अब इनके बस से बाहर होता जा रहा था। मूचेन की ड्रैगन फिनिक्स बॉडी जो कि फर्स्ट लेवल के पीक पर थी, अब ऐसा लग रहा था ये भी टूट रही हो। और वो जो फिश अटैक आ रहा था वो अभी भी 50 फीट की दूरी पर था, फिर भी ये हाल था। इधर ये तीनों ये तो खून की उल्टी करने लगते हैं। जोंगटेंग का चेहरा उधर चुका था और ये कहता है कि मैं गिव अप कर रहा हूँ, पहले जिंदा तो रहूं। और जैसे ये मन में सोचता है ये बॉडी रिफाइनिंग टावर से बाहर निकल जाता है। इसके जाने के बाद हान शान और मू फेंग थोड़ी देर तक टिकते हैं, पर ये भी जानते थे तो ये भी यहाँ पर गिव अप कर देते हैं। आखिरी बंदा बचता है मूचेन। इसकी भी हालत काफी खराब थी, पूरा जो बॉडी था खून से सना हुआ था। पर एक चीज ये फील कर कि इस सिचुएशन में शायद अभी ड्रैगन फिनिक्स स्क्रिप्चर के सेकंड लेवल पर जा सकता है, क्योंकि हमेशा एक डेथ थ्रेट चाहिए रहता है अगर बॉडी को ऊपर के लेवल पर ले जाना है। ये तुरंत ही ड्रैगन फिनिक्स स्क्रिप्चर को सम्मन करता है। इसके बॉडी पर पर्पल गोल्ड व्रत छा जाता है और जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअलिटी थी इसे ये एब्जॉर्ब करने लगता है। मूचेन के आसपास एक ड्रैगन और एक फिनिक्स गोल गोल घूम रहे थे और इस बार इसका ये कल्टीवेशन पूरा होता और ड्रैगन फिनिक्स स्क्रिप्चर के सेकंड लेवल पर फाइनली ये पहुंच चुका था। ड्रैगन और फिनिक्स इसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और इसकी पूरी बॉडी गोल्डन कलर की तरह चमकने लगती है। इसके खून में वाइटलिटी फोर्स भी अब बढ़ चुका था, बॉडी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसी दिन का तो ये कब से वेट कर रहा था। अब ये अपनी आंखें खोलता है और उस फिस्ट की तरफ देखता है, क्योंकि कल्टीवेशन के दौरान एक चीज ये समझ चुका था और इसके चेहरे पर एक स्माइल था। ये अपने ड्रैगन और फिनिक्स को अब गायब कर देता है, पूरे डिफेंसेस को भी गायब कर देता है। ऐसा लग रहा था मानो ये मरना चाहता हो, क्योंकि टेस्ट क्या है इसे समझ में आ चुका था। सीधी बात ये थी कि ग्लैडिएटर के पंच को चाहे मूचेन ड्रैगन स्क्रिप्चर के सेकंड लेवल पर भी पहुंच जाए तो भी झेल नहीं सकता, तो वो ऐसा टेस्ट क्यों ही देंगे जब कोई पास ही नहीं कर पाएगा। इसमें वो चेक करना चाहते थे कि क्या ये बंदा मेरे फिस्ट अटैक बिना डरे झेल सकता है क्या, यानी खुद को सेक्रीफाइस कर सकता है क्या इसके अंदर वो साहस है। और अगर नहीं है तो आप इस टेक्निक को कल्टीवेट कर ही नहीं पाओगे। मूचेन खड़ा था और वो जो ब्लडी फिश था इसकी बॉडी से आके टकरा जाता है। चारों तरफ शॉक वेव्स फैल जाते हैं। बाहर में जो भी लोग थे वो तो एकदम शांत हो जाते। नाइन निदर का चेहरा एकदम उतर चुका था। लिu चिंग भी हैरान थी कि यार ये बंदा ये इतना पावरफुल था कि इतना बड़ा बेवकूफी कैसे कर सकता है। नहीं संभल रहा था तो बाहर आ जाना चाहिए था। जोंगटेंग, मू फेंग और हान शान जो कि काफी करीब थे टावर के, वो भी एकदम स्तब्ध रह जाते हैं कि इस मूचेन ने किया क्या। इनको लगता है कि मूचेन की बॉडी राख में बदल चुकी है। मू फेंग भी निराश हो जाता कि यार मुझे मूचेन को भी खींच लेना था। सबसे खुश था तो जोंगटेंग, ये मूचेन तो मर चुका और मेरे जो 10 लाख सॉवरेन पिल्स हैं मैं ये नाइन निदर वगैरह से ले लूंगा। नाइन निदर भी समझ जाती और उससे बोलती है इतना लात खाए फिर भी तुम सुधरे नहीं,
गुस्से में ये भी अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर नाइन इधर भी तैयार थी कि आ जाओ देख ही लेते हैं। हेवनली रॉक क्लैन के बाकी लोग भी जोंगटेंग के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। क्रो क्लैन का लू सुई भी काफी खुश था क्योंकि मू चेन ने इसे भी तो पीटा था। जोंगटेंग कहता है, देखो नाइन इधर, अब मू चेन तो जिंदा है नहीं और तुम्हारी टीम मिलके मुझे तो नहीं हरा पाएगी, तो सॉवरिन लिक्विड वापस लौटा दो। नाइन लीडर के चेहरे पर एक स्माइल। अब ये देख करके जोंगटेंग सोचने लगता कि यार ये जिंदा कैसे है, अगर मू चेन मर गया तो इसे मर जाना चाहिए था क्योंकि दोनों के बीच में ब्लड लाइन बॉन्ड है। जोंगटेंग को समझ में आ जाता है और ये सोच ही रहा था, तभी बॉडी रिफाइनिंग टावर एक लाइट काफी तेजी से बाहर आती और ये था अपना मू चेन और ये कहता है कि तुम्हें अभी भी सॉवरिन लिक्विड चाहिए। ये खुद को शांत करता है जोंगटेंग और कहता है कि तुम जिंदा हो। मू चेन हंसता है कि सब तुम्हारी कृपा है। मू चेन को पहले से मालूम था ये जोंगटेंग तो मानेगा नहीं। उसके बाद ये लू सुई की तरफ देख कि पिछली बार मैंने तुम्हें छोड़ दी पर लगता है तुम भी नहीं मानोगे। जोंगटेंग फिर भी कहता है कि देखो मू चेन, तुम बात बड़ी करते हो, क्या तुम भी चाहते हो कि नाइन नीदर क्लैन, क्रो क्लैन और हेवनली रॉक क्लैन के बीच में फाइट हो? ये नीदर बर्ड से भी पूछता है कि एक इंसान के लिए इतना बड़ा बैटल मोल लेना क्या ये सही है? लू सुई भी इसका सपोर्ट करता है कि इस बैटल में मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। लोग यहाँ पर चर्चे करने लगते, यार इस मूचन की वजह से नीदर क्लैन को घाटा हो सकता है। मूचन लोगों को इग्नोर मारता है और लुइस से पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। इतना बोलते ही मूचन अचानक से गायब हो जाता है। जोंगटेंग भी मूव करने ही वाला, तभी मूचन इसे पार कर चुका। मूचन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इसके पसीने छूटने लगते। हालांकि लू सुई मूचन को देख नहीं पाता, पर एक लाइट इसे दिखती है जो कि काफी तेजी से आ रही है। ये पीछे भागता है और एक पंच मारता है। मूचन प्रकट होता है और ये भी एक पंच मारता है और फिर से पूछता है कि तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और इस पंच में मूचन ने स्पिरिचुअल पावर यूज नहीं किया था, वहीं लू सुई ने यूज किया था। फिर भी लू सुई का अटैक तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब लू सुई अपने आसपास स्पिरिचुअल एनर्जी से एक शील्ड बना लेता है और मूचन का वो जो गोल्डन फिस्ट अटैक उसके पहले वाले अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद इसके शील्ड से आके टकराता है और लू सुई काफी दूर जाके एक पत्थर से टकराता है। इवन वो पत्थर भी टूट जाता है। सभी एक ही बात कह रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है? एक सॉवरिन 7 स्टार का बंदा सॉवरिन 6 स्टार से मार खा रहा है और सामने वाला बंदा स्पिरिचुअल पावर को भी यूज नहीं कर रहा है, बस प्योर फिजिकल पावर। मूचन फिर से हंसता और कहता है मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। लू सुई की तरफ से अभी भी कोई आवाज नहीं आती। वो जमीन पे पड़ा हुआ था, जिंदा है कि मर गया किसी को नहीं पता। अब मूचन की नजर जोंगटेंग पर पड़ती है और ये कहता है अब तुम्हारी बारी। जोंगटेंग एकदम शांत था और कहता है कि मैंने तुम्हें कम में आंका था, लगता है मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा। और ये दिमाग लगा कि मैं हार मानता हूँ और तुम्हें 10 लाख सॉवरिन लिक्विड्स और दूंगा। किसी को लगा नहीं था कि जोंगटेंग ऐसा कुछ करेगा। शांति से इस मैटर को ये निपटाना चाहता है, पर मूचन इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। इस बार ये ऐसे सस्ते में नहीं छोड़ना चाहता था। जोंगटेंग समझ जाता है और कहता है ठीक है, जैसे तुमने लू सुई को एक पंच में हरा दिया, अगर तुम मुझे भी हरा दिए तो तुम मुझे मार सकते हो। मूचन भी कहता है गट्स तो है तुम्हारे पास। इतना बोलने के बाद जोंगटेंग तुरंत अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है और हेवनली रॉक का आवाज अब सुना जा सकता है और ये तुरंत एक पंच मूचन की तरफ बढ़ा देता है। पंच काफी शार्प था और इसे ये रॉक शैडो डिवाइन पंच बोलता है। लू सुई से इसका पावर थोड़ा ज्यादा ही था। अब इस लाइट को देखकर मूचन भी एक पंच मार और पहले के जैसा बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और चारों तरफ शॉक वेव्स फैलने लगते हैं। मूचन तो वही का वही खड़ा रहता है और जोंगटेंग कुछ कदम पीछे जाके अपनी बॉडी को संभालता है। जोंगटेंग समझ जाता है कि मूचन का फिजिकल स्ट्रेंथ इतने कम समय में काफी बढ़ चुका है। ये सोच ही रहा था, तभी मूचन अब एक पावरफुल पंच इसकी तरफ बढ़ा देता है। अब दोनों लगातार एक दूसरे से फाइट करने लगे और लगातार मूचन इसे पीट रहा था और बिना यूज किए स्पिरिचुअल एनर्जी। मूलिंग तो कहती कि ब्रदर मूचन बहुत पावरफुल है। मूफेंग इसकी बात से सहमत था। इसे मालूम था क्योंकि इसका भी पावर लेवल जोंगटेंग के लगभग बराबर ही है। नाइन इधर शॉक्ड थी और कहती है लगता है फिजिकल बॉडी में मूचन ने ब्रेक थ्रू किया है। और इसे याद आता है कि मूचन वैसे बचपन से, मतलब जब से ये जानती, अपनी फिजिकल बॉडी को ट्रेन कर रहा है। पहले ये लाइटनिंग गॉड फिजिक को यूज करता था, ड्रैगन फिनिक्स बॉडी, उसके पहले भी एक और था इसका बॉडी। तो फिजिकल स्ट्रेंथ में ये किसी भी बीस्ट से कम नहीं है। इधर फाइट के दौरान जोंगटेंग समझ चुका था मूचन ने अभी तक इस पर 100 पंचेस मारे और मूचन ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि अपने फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ पूरी तरह से मास्टर कर ले और ये जोंगटेंग पर इसका टेस्ट कर रहा था। जोंगटेंग इधर अपनी टीम को लेकर अब यहाँ से भागने लगता है। इसे भागते देखकर मूचन हंसता है और इसे भागते देख मूचन एक तलवार निकाल जो कि जोंगटेंग का ही था और इसे इस पर अटैक करते थे। हालांकि जोंगटेंग यहाँ से गायब तो हो जाता कोई टेलीपोर्टेशन टेक्निक यूज करके, पर साथ में वो तलवार भी, और एक आवाज दूर में सुनाई देती। जोंगटेंग उस अटैक के कारण इंजर्ड हो गया। अब धीरे धीरे करके बाकी लोग यहाँ से निकलने लगते, पर इनके मन में एक ही सवाल था कि जब ये बंदा मूचन डिवाइन बीस्ट में ही सुप्रीम डिवाइन बीस्ट क्लैन से मिलेगा तब मजा आएगा इसकी फाइट देखने में, क्योंकि अभी तो बस ये शुरुआत है। इधर हानशान आता है और मूचन को कॉन्ग्रेचुलेट कर और इसके दौरान ये मूचन से बातें भी करता है। मूचन भी इसे थैंक्स बोलता है
और ये इसके बाद जोंगटेंग के बारे में बताता है कि जो जोंगटेंग है वो हेवनली रॉक क्लैन का है और एक इनसे ऊपर का क्लैन कहा जाता है जायंट बर्ड क्लैन। इनका रिलेशन काफी अच्छा है और जोंगटेंग उस जायंट बर्ड क्लैन से रिलेटेड है। जायंट बर्ड क्लैन जो है वो एक सुप्रीम क्लैन है और इसका भी बेस फिनिक्स क्लैन के जैसा ही काफी स्ट्रॉन्ग है। सीधा सीधा कहा जाए तो जायंट बर्ड क्लैन का एक ब्रांच क्लैन है हेवनली रॉक क्लैन। तो ये तो पक्का था कि जोंगटेंग जब यहाँ से जाए तो जायंट बर्ड क्लैन के जो पावरफुल लोग होंगे उनसे बताएगा। ये सब जानकर वू चेन हानसान को थैंक्स बोलता है और इधर हानसान पूछता है कि आप लोग आगे कहाँ जा रहे हो। नाइन इधर तुरंत ही कहती कि हम प्रिमोर्डियल अनडाइंग बर्ड का लोकेशन ढूंढ रहे हैं क्योंकि छिपा के कोई मतलब नहीं। बाकी लोग भी अब इस इन्फॉर्मेशन को जान ही चुके थे। हानशान भी सरप्राइज नहीं होता क्योंकि नीदर बर्ड क्लैन अनडाइंग बर्ड क्लैन का ही डिसेंडेंट है। और हानशान पूछता है कि क्या आपको पता है कि आपको कहाँ पर जाना है उस लोकेशन को ढूंढने के लिए? अगर नहीं पता है तो मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। ये दोनों की बात सुनकर वू चेन और नाइन इधर दोनों हैरान थे कि ये बंदा हमारी हेल्प क्यों करना चाहता है और क्या इसे सच में अनडाइंग बर्ड का लोकेशन पता है। हानशान हंसता है कि मुझे एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता पर ऐसे अंधे में ढूंढने से ये जगह फिर भी सही है, वहां पर आपको ज्यादा डिटेल मिल जाएगा। और ये इसके बाद नाम लेता है कि क्या तुम लोगों ने मिरियाड बीस्टॉर्म का नाम सुना है? ये नाम सुनते ही वू चेन को तो कुछ नहीं पता था पर बाकी लोग थोड़े सीरियस हो जाते हैं। जगह के नाम से यही लगता है कि जहां पर पहले डिवाइन बीस्ट वगैरह मरे होंगे, एक तरह से ग्रेवयार्ड। और इस जगह के बारे में नाइन इधर वू चेन को बताती है और मो फेंग भी कहता है ऐसा कहा जाता है कि हेवनली लेवल के डिवाइन बीस्ट उसी जगह पर मरे थे और एक से ज्यादा, और उनमें से एक अनडाइंग बर्ड हो सकता है। और हानशान बताता है कि जब मेरे क्लैन के लोग मिरियाड बीस्टॉर्म में गए थे पिछली बार तो उन्होंने एक फिनिक्स की आवाज सुनी थी और अनडाइंग फ्लेम को भी देखा था। नाइन इधर अब श्योर हो जाती है फिर तो वहीं पर अनडाइंग बर्ड मरी होंगी। हालांकि वो जगह काफी खतरनाक माना जाता है। अब वू चेन पूछता है कि ब्रदर हानशान आपने इतनी चीजें बताई तो आपका भी कुछ मकसद होगा। हानशान सीधा कहते कि देखो हमारी टीम अभी अकेली और वो जगह काफी खतरनाक है तो हमें बस पार्टनर्स चाहिए, तो क्या हम साथ में कोऑपरेट कर सकते हैं? अब इसकी बात सुनकर बाकी लोग तैयार हो जाते हैं और बड़ी बात ये है कि वहां पर एक एंशिएंट ट्रेजर बीस्ट भी, इसीलिए मैं ज्यादा अट्रैक्टेड हूँ। कहा जाता है कि ये जो एंशिएंट ट्रेजर बीस्ट है, ये जो लोहे वगैरह वाली चीज होती है, सोना वगैरह, ये उन्हें भी खा जाता है और ये चीजें उसकी बॉडी में रिफाइन हो जाती है और एक डिवाइन वेपन में बदल जाती है। इवन वो हाफ डिवाइन लेवल के भी वेपन क्रिएट कर सकता है। पर अफसोस की बात ये थी कि वो सॉवरेन रियल्म पर पहुंचने से पहले, यानी कि हेवनली सॉवरेन, वो मर जाता है तो उसकी बॉडी में क्वासी डिवाइन लेवल का वेपन तो पक्का होगा और एक से ज्यादा भी हो सकता है। हानशान का ये मानना था। और वहां पर बाकी और ट्रेजर बीस्ट हो सकते हैं जो कि मर चुके होंगे या अलग प्रकार के बीस्ट, और ये इन्फॉर्मेशन केवल मैं ही नहीं जानता, बाकी क्लैंस को भी पता है। तो सभी लोग वहीं पर मूव कर रहे होंगे तो साथ में रहना जरूरी है। सभी लोग इसके प्रपोजल को रिएक्ट नहीं करते, रिजेक्ट नहीं करते और उसके बाद मिरियाड बीस्टॉर्म की तरफ ये निकल जाते हैं। और हानशान बताते कि अगर हम फुल स्पीड से ट्रैवल किए तो 5 दिन तो लगेगा। हानशान के साथ इसकी राइनो की टीम भी अब इनके साथ चल देती है। इधर इनके जाने के दूर में एक माउंटेन पर जोंगटेंग लियू चिंग वगैरह को दिखाया जाता है। लियू चिंग कहती है कि ब्रदर जोंगटेंग अब तो काफी इंजर्ड हो। जोंगटेंग का जो राइट आर्म था वो टूट चुका था और ये गुस्से में कहता है कि वू चेन इस चीज का तो बदला मैं लेके रहूंगा। जोंग यान पूछता है कि ब्रदर जोंगटेंग अब करना क्या है? जोंगटेंग एक गहरी सांस लेता है और कहता है कि फिलहाल हम जायंट बर्ड क्लैन को ढूंढेंगे, उनके साथ जोंग किंग फैंग भी होंगे, वो हमारी हेल्प कर सकते हैं वू चेन को मारने में। अब ये नाम सुनकर बाकी लोग भी एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि जोंग किंग फैंग जायंट बर्ड क्लैन में काफी मशहूर बंदा है। इधर वू चेन वगैरह को दिखाया जाता है जो कि एक केव के पास जहाँ पर आग जलाकर ये मस्ती से बैठे हुए थे और ये डिस्कशन कर रहे थे कि 4 दिन और लगेगा टॉम तक पहुंचने में। और ये बताता है कि 2 दिन बाद हम एक फ्री ट्रेड जोन से गुजरेंगे, यानी जहां पर आप सामान खरीद सकते हैं। तो वहां से हमें कुछ आइटम्स वगैरह खरीदना पड़ेगा और वहां पर काफी अच्छी चीजें भी मिल जाती है। वू चेन भी एक्साइटेड था क्योंकि फिलहाल इसके पास 20 लाख सॉवरेन लिक्विड्स थे। अब इधर रात का समय था तो सभी लोग सो रहे थे और वही वू चेन आंखें बंद करके वो जो सेल्फ सैक्रिफाइसिंग डेमोनिक फीस्ट अटैक था, सुपर पावर, उसे समझने की कोशिश कर रहा था। 5th टावर से तो ये बाहर आ गया पर किसी को अभी भी विश्वास नहीं कि उसने वहां के टेस्ट को क्लियर कर लिया था, बस इसे ही पता था। और वू चेन जब इस टेक्निक समझ रहा था तो इसके अंदर जो किलिंग इंटेंट था वो काफी तेजी से बढ़ने लगा और इसे समझ में आता है कि इसका कल्टीवेशन काफी टफ है और इसे ये तभी यूज कर पाए जब इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर रहेगा सामने वाले को मारने का, यानी लाइफ और डेथ सिचुएशन में इसे यूज करना सही होगा। तब तक इसे धीरे धीरे अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। इधर अगले दिन की सुबह होती और ये लोग फिर से ट्रैवल करने लगते। धीरे धीरे 2 दिन निकल चुके थे और तीसरे दिन ये फ्री ट्रेड जोन में पहुंच जाते हैं। वू चेन वगैरह जब यहाँ पर आते तो यहाँ पर काफी हलचल थी, कम से कम 1000 लोग तो यहाँ पर मौजूद थे। हानशान फिलहाल यहाँ पर अपनी टीम को लेकर आसपास कुछ चीजें ढूंढने लगता है और यही वू चेन की टीम भी अलग अलग डायरेक्शन में
ट्रेजर्स वगैरह को ढूंढने लगते हैं। इन्हें कुछ चीजें चाहिए थी क्योंकि वो स्टॉर्म में डेथ गैस भी है, उससे बचने के लिए कुछ आइटम्स वगैरह इन्हें खरीदना था। अंदर भी जब ये बढ़ते तो एक स्ट्रोन ट्री के नीचे एक बंदा बैठा हुआ था और इस बंदे का पावर लेवल काफी ज्यादा दिख रहा था और इसके पास कई सारे आइटम्स थे जिसे इसने एक सीलिंग मेथड से बंद करके रखा था। और ये बोलता है कि अगर तुम इस सील को फोर्सफुली तोड़ोगे तो 30% सक्सेस के चांसेस है कि इसके अंदर जो आइटम है तुम्हें मिलेगा, नहीं तो वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। और एक आइटम का मिनिमम प्राइस 5 लाख सॉवरेन लिक्विड है। अंदर मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। सभी लोग यही बोलते हैं यार ये बंदा सीधा सीधा लूट रहा है। और यहाँ पर आकर मू चेन और नाइन इधर काफी इंटरेस्टेड थे क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये ट्रेजर्स जो है थोड़े स्पेशल है। मू चेन और मू लिंग जो थे वो खास करके एक क्रिस्टल बॉल था ब्लैक कलर का, उसे देख रहे थे जो कि अंडे के समान दिख रहा था। वैसे तो ये अंडा भी नॉर्मली दिख रहा था पर फ्लक्चुएशन ऐसा था इसके अंदर शायद जिससे फील करके ये दोनों इधर अट्रैक्ट होते हैं। और मू लिंग कुछ ज्यादा एक्साइटेड थी और ये सीधा कहते कि ब्रदर मू चेन इसके अंदर फिनिक्स फ्लेम का इसेंस है। मू चेन शॉक्ड हो जाता है कि ये अंदर में है, तुम्हें कैसे पता चला? और फिनिक्स फ्लेम इसेंस ये काफी कीमती चीज होता है। अब मू लिंग बताती कि अगर कोई भी सील भी लगा हो तो उसके अंदर क्या चीज है मैं उसे देख सकती हूँ, ये मेरा इनेट टैलेंट है। और क्योंकि मू लिंग फिनिक्स क्लैन की तो इसके लिए ये फिनिक्स फ्लेम काफी अच्छा हो सकता है, पर इसके पास उतना सॉवरेन लिक्विड था ही नहीं। और दूसरी बात, अगर सील तोड़ नहीं पाए तो फिर लेने का मतलब नहीं। फिर भी मू चेन हंसता है कि ट्राई करके देखने में क्या दिक्कत है। मू चेन इस ब्लैक स्टोन को ले लेता है और वो जो बंदा था उसे 5 लाख सॉवरेन लिक्विड दे भी देता है। ब्लैक स्टोन को ये ध्यान से देखता है और आंखें बंद करके इसके ऊपर लगे हुए सील को ये चेक करता है और ये हैरान था, ये सील सच में काफी पावरफुल था और अगर इसको बाई फोर्स ब्रेक किया गया तो अंदर में जो भी चीज है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। यानी इसको तोड़ने के लिए एक स्पेशल मेथड यूज करना पड़ेगा और इस पर जो सील बनाएंगे वो किसी सॉवरेन डिवाइन बीस्ट का बनाया गया है। मू लिंग भी इससे पूछती कि ब्रदर मू चेन क्या आप इसके सील को तोड़ पाओगे? मू चेन कहता है एक बार ट्राई करता हूँ। अब ये तुरंत ही अपने फिंगर पर स्पिरिचुअल एनर्जी को कंडेंस करता है और एक स्पिरिचुअल एरे से, छोटे से स्पिरिचुअल एरे से इस ब्लैक स्टोन को कवर कर देता है। इस दौरान ये अपने आर्म पर ड्रैगन और फिनिक्स को मूव करवाता है और इसके हाथ से एक पर्पल लाइट बाहर निकलती है और इस ब्लैक स्टोन में एंटर कर जाती है। और क्योंकि इस पर जो सील था एक डिवाइन बीस्ट का था और ड्रैगन और फिनिक्स ये तो डिवाइन बीस्ट में भी टॉप लेवल के बीस्ट माने जाते और मू चेन पावर भी एकदम हिसाब से भेजते कि ज्यादा पावर हुआ तो ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। और ये जो पर्पल लाइट अब इस सील को ब्रेक करने लगता है और पलक झपक इस ब्लैक स्टोन को ये तोड़ देता है। लोगों को लगता है कि मू चेन फेल हो गया, पर जब ये देखते हैं तब मू चेन के पाम पर फिलहाल एक रेड फ्लेम था और जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर काफी तेजी से चेंज होना शुरू हो जाता है। वो स्किनी मैन भी हैरान हो जाता, उसका चेहरा भी पीला पड़ जाता। यार ये तो फिनिक्स फ्लेम इसेंस है, अगर मुझे पहले से पता होता तो इसका दम काफी लगाता मैं। मू चेन हंसता है कि मिशन अकम्प्लिश्ड और ये फिनिक्स फ्लेम इसेंस ये मू लिंग को दे देता है। मू लिंग भी काफी एक्साइटेड थी। मू लिंग इसे लेकर देख ही रही, तभी यहाँ पर अचानक एक शैडो मू लिंग की तरफ और वही दूसरा शैडो मू चेन की तरफ पड़ता है और एक लड़की बोलती कि मैं इस फिनिक्स फ्लेम इसेंस का 6 लाख सॉवरेन लिक्विड दूंगी। और उसकी आवाज में थोड़ा सा एरोगेंस था और ये जेड बोतल भी निकाल लेती है सॉवरेन लिक्विड के, पर मू चेन इसे सीधा मना कर देता है कि मुझे नहीं चाहिए। मू लिंग इस लड़की को देखती जिसने कि लाल रंग के कपड़े पहने, फिगर भी इसका काफी सही था पर चेहरे पर एक एरोगेंट लुक। मू चेन भी जब इसे देख तो इसे देखने का मन नहीं करता। लड़की सुंदर थी पर काफी एरोगेंट, इसका बिहेवियर काफी रूड है और मू चेन इसे डांट भी देता है कि निकलो यहाँ से। पहली बार इस लड़की को किसी ने डांटा था। ये फिर से कहती कि देखो तुमने 5 लाख में सॉवरेन लिक्विड देकर इसे खरीदा है, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा 1 लाख दे रही हूँ, मुझे दे दो। मू चेन अब सीधा कहता है गेट लॉस्ट। अब इस लड़की को गुस्सा तो आता है, इसके हाथ एक व्हिप था यानी वो रस्सी टाइप एक वेपन। ये तुरंत ही इससे मू चेन पर अटैक करने लगती है और इसका भी जो पावर लेवल था सॉवरेन 7 स्टार पर था। अब इसका जो फ्लेम फायर था वो एक फायर ड्रैगन में बदल जाता है और मू चेन पर अटैक करता है। मू चेन एक ही अटैक में इसके इस अटैक को डिसॉल्व कर देता है और लगातार इस पर पंचेस मारना शुरू कर देता है। इस दौरान ये लड़की एक अटैक के कारण 10-12 कदम पीछे हट जाती है। उधर दूर खड़े लोग उनमें से एक कहता है यार ये लड़की, इसका तो नाम ची होंग वू है और ये तो स्कारलेट फिनिक्स क्लैन की है। अब मू चेन को भी इसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चल, इसीलिए इस लड़की को वो फिनिक्स फ्लेम का इसेंस चाहिए था और ये स्ट्रॉन्ग भी काफी थी। ची होंग वू भी मू चेन की तरफ देखती कि तुम्हारा स्ट्रेंथ वैसे तो सॉवरेन 6 स्टार पर शायद पावर लेवल यानी तुम्हारा फाइटिंग इंटेंट वो ज्यादा है। और ये काफी एक्साइटेड थी मू चेन से फाइट करने के लिए, पर मू चेन फिलहाल इसे इग्नोर मार रहा था। तभी यहाँ पर एक बंदे की आवाज आती कि होंग वू तुम भी यहीं पर हो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मू चेन वगैरह इधर से निकल ही रहे, तभी यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। जो बंदा बोलता है उसकी बॉडी थोड़ी वीक दिख रही और ऑरा काफी इंटेंस था। इसने सफेद रंग के कपड़े पहने थे और इसे देखकर मो फैंग इसको काफी गुस्सा आता है। मू चेन की टीम यहाँ से निकल ही रही, तभी वो बंदा बोल तो तुम वही हो जिसने अभी होंग वू को इंजर्ड किया है, कहाँ जा रहे हो?
ची होंगवू तभी बोलती कि बाई बिन, मेरे बिजनेस से तुम अलग रहो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। पर ये बंदा होंगवू को इग्नोर मार देता है और इसकी नजर मो फैंग और मो लिंग पर पड़ती। इन्हें देखते ही ये काफी सरप्राइज होता है और हंसते हुए कहता है, आज मैं कितना लकी हूँ कि ये दोनों, और यहाँ पर ये गाली देता है, यानी नाजायज औलाद, तुम दोनों यहीं पे मिल गए। मू चेन भी हैरान था, और वही मो फैंग और मो लिंग तो रोने लगती, पर मो फैंग काफी गुस्से में था और उसके अंदर एक किलिंग इंटेंट जाग रहा था। ची होंगवू भी चौंक जाती मो फैंग और मो लिंग की तरफ देखकर। अब इसे समझ में आता है क्योंकि इसके अंदर भी वो सेम ऑरा ये फील करती। तो ये दोनों भी फिनिक्स क्लैन ब्लड लाइन के थे, पर इनको इसने कभी देखा नहीं था। अब बाइबिन बताता है कि ये दोनों जो है ना, इसके जो फादर थे वो फिनिक्स क्लैन में काफी टॉप लेवल पर थे, पर उनको एक नीदरबर्ड क्लैन की लड़की पसंद आ गई और उन्हीं के ये दोनों बच्चे हैं। और मैं भी और हमारे क्लैन वाले भी इन्हें कब से ढूंढ रहे हैं, अब जाके हमें पता चल रहा है। तो ये लोग नीदरबर्ड क्लैन में छुप के थे और इन्हें और भी काफी अपशब्द कहता है। मू चेन को गुस्सा आता है तब जब ये मोलिंग को रोते हुए देखता है और ये बाइबिन को सीधा कहता है, गेट लॉस्ट। बाइबिन के चेहरे पर जो एक क्रीपी स्माइल था ये तुरंत ही चुप हो जाता है और ये कहता है कि तुम्हारी जीभ काट लूंगा, तुम्हें मालूम नहीं कि हम कौन है। मू चेन हंसता है कि भाई तुम कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब बाइबिन ज्ञान देता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इन दोनों को प्रोटेक्ट कर लोगे, एक सॉवरिन 6 स्टार का बंदा। बाइबिन अब अपनी ऑरा रिलीज करता है। इसकी जो ऑरा थी काफी कोल्ड थी, आसपास का टेम्परेचर काफी तेजी से गिरने लगता है और एक कोल्ड अटैक ये मू चेन की तरफ भेजता है, पर मू चेन इसे आराम से डिसॉल्व कर देता है। बाकी अगर कोई होता तो शायद वो बर्फ का एक पुतला बन जाता। बाइबिन सोचने लगता कि यार ये बंदा मेरे आइस अटैक तुरंत ही डिसॉल्व कर दे रहा है, मेरी कोल्ड एनर्जी इसकी बॉडी में तो पहुंच जानी चाहिए थी, पर ऐसा भी नहीं हुआ। क्या ये कोल्ड एनर्जी को रजिस्ट कर सकता है? बाइबिन ये सब सोचता है, पर इसका पावर लेवल भी मुझसे नीचे है। इधर मू चेन मौका नहीं देता है, ये अचानक से गायब होता है और बाइबिन के सामने प्रकट होता है। इस बार ये एक पाम अटैक यूज करता है। इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ तो था ही और साथ में स्पिरिचुअल एनर्जी को भी ये मिक्स करता है। अब इस अटैक को देखकर बाइबिन भी सीरियस हो जाता है और ये तुरंत ही कुछ हैंड सील्स बनाता है और इसके पीछे में एक आइस फिनिक्स को देखा जा सकता था और आगे में एक आइस का शील्ड बन जाता है। हालांकि बाइब इस अटैक को डिसॉल्व तो कर देता, पर इसे ये भी समझ में आता कि अगर ये अटैक मुझे लगता तो मेरी हालत काफी खराब हो जाती। इसका गुस्सा काफी बढ़ जाता कि सॉवरिन 6 स्टार का बना और मुझे सप्रेस कर रहा है, आज तो मैं इसे टॉर्चर करूंगा। अब क्योंकि बाइबिन आइस फिनिक्स क्लैन का था और इसकी ब्लड लाइन काफी नोबल थी, तो ये अपने ब्लड लाइन का यहाँ पर प्रेशर रिलीज करता है ताकि ये मू चेन को टॉर्चर कर पाए। अगर नॉर्मल कोई भी डिवाइन बीस्ट हो तो इसके प्रेशर के सामने उसे घुटने टेकने पड़ जाएंगे। ची होंगवू भी जब इस सीन को देखती तो वो चिंतित हो जाती है क्योंकि ये लड़की थोड़ी सही थी कि बाइबिन ये सही नहीं कर रहा है, पर अब ये कर भी क्या सकती थी। ये सोचते कि ये मू चेन थोड़ा अनलकी। मू चेन जब देखता है ये बंदा ये ब्लड ऑपरेशन यूज कर रहा है, अब मैं इसे असली पावर दिखाता हूँ कि ब्लड ऑपरेशन क्या चीज होती है। क्योंकि मू चेन ड्रैगन फेनिक्स स्क्रिप्चर के 2nd लेवल पर पहुंच चुका था, तो इसकी बॉडी में रियल ड्रैगन और रियल फेनिक्स जो स्पिरिचुअल इसेंस था वो भी काफी बढ़ चुका था। अब इसके फेनिक्स और जो ड्रैगन वो बस टैटू के रूप में नहीं थे, बल्कि अब वो एक स्पिरिट का भी शेप ले सकते थे। मू चेन फिलहाल फेनिक्स का ही ऑपरेशन पावर यूज करता और इसका पूरा फोकस बाइबिन के ऊपर था, और जैसे ये रिलीज करता वो जो आइस फेनिक्स का ऑपरेशन था वो पूरी तरह से गायब हो जाता और बाइबिन का चेहरा एकदम पीला पड़ने लगता क्योंकि इसके बॉडी पर एक भयंकर लेवल का प्रेशर ये फील करता। इवन इसकी मानो नसों और नाड़ियां ये फट जाएंगी। जमीन पर ये घुटने टेक देता है। ची होंगवू को भी समझ में नहीं आता है ये कि चल क्या रहा है, पर ये जो भी था ये रियल फेनिक्स का पावर था, इतना तो इसे समझ में आ ही जाता है। प्रेशर के कारण बाइबिन खून की उल्टी करने लगता है। स्पिरिचुअल एनर्जी भी ये यूज नहीं कर पा रहा था। बैटल शुरू होने से पहले ही ये हार चुका था और जो भी यहाँ पर टॉप पावर्स थे वो मू चेन को देखकर ज्यादा हैरान थे। ये बंदा कहाँ से है, ये कौन से सुप्रीम क्लैन से, और ये कितना टैलेंटेड बंदा है। और मू चेन इस दौरान बाइबिन से कहता है जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना, इन दोनों को मेरा प्रोटेक्शन हासिल है। तो स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ। और गाइज लाइक का टारगेट 500 तो रहेगा ही, 500 करोगे तो वीडियो की रीच बढ़ेगी।